कहानी शुरू होती है 1991 मार्च के महीने से, जब रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया। सुनने में तो ये एक बड़ी अचीवमेंट लगती है, पर असली कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है, क्योंकि ये पोजीशन एक ताज नहीं, एक चैलेंजों का जंगल था। पहले दिन से ही रतन टाटा को हर तरफ से बड़े बड़े प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। आउटडेटेड सिस्टम्स, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और मार्केट का तेज़ी से बदलता लैंडस्केप। और जैसे ही लिबरलाइजेशन आया, फॉरेन कंपनीज इंडिया के मार्केट में घुसने लगी। कंपटीशन हर तरफ से बढ़ गया। ऐसे वक्त में किसी और को शायद ये इम्पॉसिबल लगता, लेकिन रतन टाटा ने इतनी प्रॉब्लम्स को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। हर एक हर्डल को सिर्फ पार नहीं किया, बल्कि टाटा ग्रुप को एक ग्लोबल पावर हाउस बना दिया। Tata Group has pioneered multiple industries in India and remains a market leader in most of them. The cheapest car, it was conceived of as being an opportunity to own a car that had not been within their reach before. ये कहानी है एक विजनरी लीडर की, जिसने टाटा ग्रुप को न सिर्फ सरवाइव कराया, बल्कि इंडिया के सबसे ट्रस्टेड और रिस्पेक्टेड ब्रांड में बदल दिया। नाइनटीन 1991 का साल इंडियन इकोनॉमी के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उस वक्त मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने लिबरलाइजेशन पॉलिसी अनाउंस की। ये पॉलिसी कहती है कि भारत का मार्केट पूरी दुनिया के लिए खुल गया। मतलब अब कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। जैसे ही लिबरलाइजेशन आया, पेप्सी, टोयोटा जैसी ग्लोबल जायंट्स ने इंडिया के मार्केट में एंट्री मार ली। ये सिचुएशन इंडियन कंपनीज के लिए एक बड़ा चैलेंज थी। लोकल कंपनीज को अचानक से फॉरेन कंपटीशन फेस करना पड़ा और बहुत सारी फर्म्स लॉसेस में चली गई। पर रतन टाटा ने इस शिफ्टिंग एनवायरनमेंट को एक डर के मुकाबले एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। उन्होंने ये सोचा, अगर फॉरेन कंपनीज इंडिया आके बिजनेस कर सकती हैं, तो इंडियन कंपनीज भी तो ग्लोबल मार्केट में अपना नाम बना सकती हैं। ये विजन के साथ रतन टाटा ने एक बड़ा स्टेप उठाया। इंग्लैंड जाकर उन्होंने टेटली टी, जो एक प्रेस्टिजियस ब्रिटिश ब्रांड था, उसको एक्वायर कर लिया। और अब सोचिए, जिस देश ने एक टाइम पर इंडिया पर 200 साल तक राज किया था, उसी देश की एक आइकॉनिक कंपनी अब टाटा ग्रुप की प्रॉपर्टी थी। ये सिर्फ एक एक्विजिशन नहीं, ये एक स्टेटमेंट था कि टाटा सिर्फ इंडिया का नहीं, दुनिया का भी एक पावरफुल ब्रांड बन चुका है। टेटली ग्रीन टी, इनसाइड वाला स्नान। रतन टाटा के चेयरमैनशिप संभालते ही एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आई। टाटा ग्रुप के अंदर कुछ पुराने लोग नए आइडियाज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उनका ये मानना था कि जो सिस्टम अब तक चल रहा है, उसमें कुछ बदलने की जरूरत नहीं। ओल्ड स्कूल लीडरशिप का ये एटीट्यूड इनोवेशन को ब्लॉक कर रहा था और नए जमाने के साथ स्टेप रखने में मुश्किल हो रही थी। बहुत सारे सीनियर लीडर्स जो काफी पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल थे, नए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को अपोज कर रहे थे। अगर कोई और होता तो शायद इस ऑपोजिशन के सामने रुक जाता, लेकिन रतन टाटा ने अपना स्टैंड लिया। उन्होंने कुछ सीनियर एग्जीक्यूटिव को रिटायर कर दिया और उनकी जगह नए डायनेमिक लीडर्स को लाने का डिसीजन लिया। यह डिसीजन काफी रिस्की था, क्योंकि उन पुराने लोगों का नेटवर्क काफी स्ट्रांग था और ग्रुप में एक अपहीवल आ सकता था। लेकिन टाटा जी ने रिस्क उठाया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना है तो नए टैलेंट और नई सोच को एम्ब्रेस करना पड़ेगा। इस चेंज ने टाटा ग्रुप में एक नई हवा ला दी। नए लीडर्स के साथ इनोवेशन पे फोकस हुआ और डिसीजन मेकिंग फास्टर और फ्यूचर ओरिएंटेड हो गई। जैसे ही रतन टाटा ने ग्रुप का चार्ज लिया, उन्होंने एक मेजर इशू नोटिस किया। टाटा के अलग अलग बिजनेसेस एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं थे। मतलब हर कंपनी अपनी अलग आइडेंटिटी के साथ काम कर रही थी। एक प्रॉपर ब्रांड इमेज या सिनर्जी की कमी थी। अब सोचिए, टाटा के पास होटल्स भी हैं, केमिकल्स भी हैं, ट्रक्स भी हैं और कंसल्टेंसीज भी, पर कोई उन्हें एक अम्ब्रेला ब्रांड के अंडर नहीं देख रहा था।
ये एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप होने के बाद भी एक यूनिफाइड ब्रांड वैल्यू की कमी की वजह से मार्केट में इम्पैक्ट कम था। पर ये प्रॉब्लम भी रतन टाटा के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। उन्होंने वन टाटा स्ट्रैटेजी बनाई, जिसमें ग्रुप के हर बिजनेस को एक ही ब्रांड आइडेंटिटी के नीचे लाए। अब टाटा स्टील हो, टाटा मोटर्स हो या टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, सब एक टाटा नेम से कनेक्टेड होने लगे। रिजल्ट, ये सिनर्जी ने टाटा को एक रिकॉग्नाइजेबल और ट्रस्टवर्दी ब्रांड बनाया, जो कस्टमर्स के लिए सिर्फ एक प्रोडक्ट से ज्यादा एक इमोशन बन गया। हर टाटा का प्रोडक्ट एक ही मैसेज देने लगा, क्वालिटी और रिलायबिलिटी। Introducing Strong Cards. रतन टाटा को टाटा ग्रुप के चेयरमैन बनते ही एक बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। टाटा के कुछ बिजनेसेस कंसिस्टेंटली लॉस में चल रहे थे। ये बिजनेसेस पुराने जमाने के थे और उनका रेलेवेंस मार्केट में खत्म हो चुका था, लेकिन उन्हें सिर्फ सेंटिमेंटल रीजंस की वजह से बंद नहीं किया जा रहा था। ग्रुप के अंदर इमोशनल अटैचमेंट और लेगेसी की वजह से इन कंपनीज को चलाते रहने का एक मेजर इशू बन गया था। कोई भी लीडर ऐसे यूनिट्स को बंद करने से हेजिटेट करता, लेकिन रतन टाटा टफ डिसीजंस लेने से कभी पीछे नहीं हटे। उन्होंने लगभग 50 अंडर परफॉर्मिंग कंपनीज को शट डाउन या सेल कर दिया, जो सिर्फ टाटा ग्रुप पर फाइनेंशियल बर्डन बन रही थी। उनका फोकस ये था कि टाटा को अपनी कोर स्ट्रेंथ पे फोकस करना चाहिए, जैसे ऑटोमोबाइल, स्टील और टेक्नोलॉजी, जो फ्यूचर में ग्रुप को ग्रो करा सकें। इस विजन की वजह से ग्रुप के रिसोर्सेज और लीडरशिप एक क्लियर डायरेक्शन में काम करने लगी और उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव होने लगा। ये डिसीजन आसान नहीं थे, पर टाटा जी को पता था कि अगर ग्रुप को फ्यूचर प्रूफ बनाना है तो सेंटिमेंट और प्रैक्टिकलिटी के बीच का बैलेंस बनाना ही पड़ेगा। Today we will present what a young group of engineers and designers gave the new car from Tata Motors. एक और बढ़ती प्रॉब्लम टाटा ग्रुप फेस कर रहा था, वो थी इनोवेशन और R&D इन्वेस्टमेंट की कमी। टाटा के बिजनेसेस आउटडेटेड प्रोडक्ट्स पे डिपेंड कर रहे थे और मार्केट के नए ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजी के साथ पीस बनाना मुश्किल हो रहा था। इंडस्ट्री में नए नए प्लेयर्स आकर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स ला रहे थे, पर टाटा ग्रुप इनोवेशन पे फोकस नहीं कर रहा था। रतन टाटा ने इस इशू को बहुत सीरियसली लिया। उन्होंने ग्रुप के अंदर इनोवेशन ड्रिवन कल्चर को प्रमोट करना शुरू किया। उन्होंने एक बोल्ड स्टेप लिया, टाटा इंडिका लॉन्च करी, जो इंडिया की पहली इंडिजिनसली डिजाइंड कार थी। ये कार इंडियन कंज्यूमर्स की जरूरत को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई थी, स्पेशियस, फ्यूल एफिशिएंट और बजट फ्रेंडली। इनिशियल व्यूज थोड़े मिक्स थे, पर टाटा जी ने अपने विजन पे पूरा भरोसा रखा। धीरे धीरे इंडिका एक सक्सेस बन गई और ये स्टेप टाटा मोटर्स के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। ये वही मोमेंट था जब टाटा ग्रुप ने दिखाया कि वो सिर्फ एक ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं, बल्कि एक इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन बन सकता है। इनोवेशन और R&D में इन्वेस्ट करके टाटा ग्रुप ने मार्केट में अपनी पोजीशन और ब्रांड इमेज दोनों को इंप्रूव किया और बाकी कंपनीज को एक क्लियर मैसेज दिया कि टाटा इज हियर टू compete. The greatest pleasure I've had is trying to do something that everybody says could not be done. 1990s के पहले टाटा ग्रुप का पूरा फोकस सिर्फ इंडियन मार्केट पर था और इंटरनेशनल प्रेजेंस लगभग ना के बराबर थी। ये एक मेजर लिमिटेशन थी, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के एरा में कोई भी बिजनेस ग्लोबल एक्सपेंशन के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। टाटा का ब्रांड इंडिया में स्ट्रांग था, लेकिन दुनिया के स्टेज पर उनकी ग्लोबल आइडेंटिटी काफी वीक थी। रतन टाटा ने इस इशू को सॉल्व करने के लिए एक एग्रेसिव मर्जर एंड एक्विजिशन स्ट्रैटेजी बनाई। पहले टेटली टी का एक्विजिशन किया, जो एक आइकॉनिक ब्रिटिश ब्रांड था। फिर टाटा ने एक बोल्ड मूव किया, उन्होंने जैगुआर और लैंड रोवर जैसी लग्जरी ऑटोमोबाइल ब्रांड्स को एक्वायर कर लिया। अब सोचिए, जैगुआर और
लैंड रोवर जैसी प्रेस्टिजियस ब्रांड्स जो एक टाइम पर फाइनेंशियल क्राइसिस में थे, उन्हें रिवाइव करने की जिम्मेदारी टाटा ग्रुप ने उठाई। मार्केट एनालिस्ट भी शॉक में थे, पर टाटा जी के विजन और लीडरशिप ने ये इम्पॉसिबल लगने वाला एक्विजिशन को सक्सेसफुल बना दिया। इस मूव ने टाटा ग्रुप को सिर्फ एक इंटरनेशनल ब्रांड आइडेंटिटी नहीं बल्कि एक ग्लोबल पावर हाउस बना दिया। ये वही मोमेंट था जब टाटा ग्रुप एक हाउसहोल्ड नेम बन गया, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में। टाटा ग्रुप एक लेगेसी बिजनेस था और पुराने जमाने से फैमिली मैनेजमेंट सिस्टम पे चल रहा था। प्रॉब्लम ये थी कि फैमिली मेंबर्स और स्टेक होल्डर्स के बीच गवर्नेंस स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लिकेटेड और इनएफिशिएंट था। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्लो होती थी और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से अनरिजॉल्व ही रह जाते थे। रतन टाटा ने देखा कि अगर ग्रुप को मॉडर्न बिजनेस स्टैंडर्ड पे लाए बिना चलाते रहे तो लॉन्ग टर्म सक्सेस पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए उन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को रिफॉर्म करने का प्लान शुरू किया। ये काफी बोल्ड स्टेप था क्योंकि फैमिली मेंबर से इन्वॉल्वमेंट को रिड्यूस करना एक सेंसिटिव टॉपिक था। रतन टाटा ने प्रोफेशनल मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस किया जिसमें बोर्ड मेंबर्स और कंपनी पॉलिसीज को ट्रांसपेरेंट बनाया। जो स्टेक होल्डर्स पहले रेजिस्टेंस कर रहे थे उन्हें कन्विंस किया कि मॉडर्न गवर्नेंस प्रैक्टिसेस ही फ्यूचर ग्रोथ का रास्ता है। इस रिफॉर्म ने टाटा को एक स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जहां परफॉर्मेंस और ग्रोथ ही डिसीजन मेकिंग का सेंटर बन गया, फैमिली टिप्स नहीं। जब रतन टाटा ने ग्रुप का चार्ज लिया तब एक मेजर चैलेंज था लो स्टेक होल्डर वैल्यू। टाटा के मल्टीपल बिजनेसेस तो थे लेकिन उनका स्टॉक्स का परफॉर्मेंस मार्केट में डल था। इन्वेस्टर्स टाटा ग्रुप से कॉन्फिडेंट नहीं थे और इस वजह से टाटा के शेयर्स में ग्रोथ काफी स्लो थी। ये एक बड़ा कंसर्न था क्योंकि शेयर होल्डर्स का ट्रस्ट हर बिजनेस के लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए जरूरी होता है। रतन टाटा ने यह समझा कि जब तक टाटा ग्रुप स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रपोजिशन नहीं बनाएगा तब तक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाएगा। इसलिए उन्होंने फोकस किया ग्रुप के बिजनेस मॉडल्स को ऑप्टिमाइज करने पे, लॉस मेकिंग यूनिट्स को सेल करना, कोर बिजनेसेस को ग्रो करना और सिनर्जी क्रिएट करना। उन्होंने ग्लोबल एक्विजिशन जैसे टेटली टी और JLR को हाईलाइट किया जिससे टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में इंटरेस्ट बिल्ड होना शुरू हुआ। मार्केट को सिग्नल मिला कि टाटा एक फॉरवर्ड लुकिंग इनोवेटिव ग्रुप बन रहा है। इसके साथ ही उन्होंने डिविडेंड्स और शेयर होल्डर रिटर्न्स को इंप्रूव करने पे काम किया जो इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेटर बन गया। रिजल्ट, धीरे धीरे टाटा ग्रुप के शेयर होल्डर्स आउट परफॉर्म करने लगे और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेट कर गया। टाटा ग्रुप सिर्फ एक ब्रांड नहीं, अब इन्वेस्टर के लिए प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन गया। रतन टाटा को एक और बढ़ती दिक्कत का सामना करना पड़ा। टाटा ग्रुप में इनोवेशन और R&D इन्वेस्टमेंट की कमी थी। नए कॉम्पिटिटर्स हर महीने नए नए प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज मार्केट में लॉन्च कर रहे थे, लेकिन टाटा के कुछ बिजनेसेस अब भी पुराने प्रैक्टिसेस पर ही चल रहे थे। इस वजह से टाटा ग्रुप मार्केट में रेलेवेंट नहीं लग रहा था और फ्यूचर ग्रोथ पे भी सवाल उठ रहे थे। रतन टाटा ने ये रियलाइज किया कि अगर ग्रुप को आगे बढ़ाना है तो इनोवेशन और टेक्नोलॉजी पे हैवी इन्वेस्टमेंट करना होगा। उन्होंने R&D को एक फोकस एरिया बनाया और नए प्रोडक्ट डिजाइन करने पर काम शुरू किया। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है टाटा नैनो, दुनिया की सबसे सस्ती कार बनाने का एक रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट। टाटा नैनो का आइडिया ये था कि हर इंडियन फैमिली के सपने को पूरा किया जाए, एक अपनी कार का सपना। ये एक रिस्क था, लेकिन टाटा जी के लिए इनोवेशन का मतलब था नए एक्सपेरिमेंट्स और मार्केट को रीडिफाइन करना। इसके अलावा उन्होंने टाटा ग्रुप के IT और कंसल्टेंसी बिजनेस में भी इनोवेशन ड्राइव की, जो TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के सक्सेस का फाउंडेशन बना। टाटा ग्रुप का ये शिफ्ट टुवर्ड्स इनोवेशन ही उसका लॉन्ग टर्म सक्सेस का सीक्रेट बना। रतन टाटा को एक मुश्किल डिसीजन का सामना करना पड़ा।
टाटा ग्रुप के कुछ पुराने बिजनेस सिर्फ लेगेसी और इमोशनल अटैचमेंट की वजह से चल रहे थे। ये बिजनेसेस फाइनेंशियली वायबल नहीं थे, लेकिन इन्हें बंद करना ग्रुप के अंदर एक सेंसिटिव टॉपिक था। इमोशनल डिपेंडेंसीज ने प्रैक्टिकलिटी को पीछे छोड़ दिया था और ऐसे बिजनेसेस कंपनी के ओवरऑल ग्रोथ पे बर्डन बन गए थे। रतन टाटा ने ये समझा कि अगर टाटा ग्रुप को फ्यूचर प्रूफ बनाना है तो पुराने इमोशनल अटैचमेंट को साइड रखकर प्रैक्टिकल डिसीजंस लेना जरूरी है। उन्होंने कुछ लॉस मेकिंग बिजनेसेस को बंद या सेल ऑफ कर दिया। ये डिसीजन कन्वेंशनल जरूर था, पर टाटा जी के विजन के हिसाब से इन स्टेप्स के बिना ग्रुप सस्टेनेबल बन ही नहीं पाता। रतन टाटा ने एक क्लियर मैसेज दिया, लेगेसी तभी मीनिंगफुल है जब वो फ्यूचर ग्रोथ को एनेबल करे। उन्होंने फैमिली वैल्यूज और बिजनेस प्रैक्टिकलिटी के बीच परफेक्ट बैलेंस बनाया, जो टाटा ग्रुप को लॉन्ग टर्म विजन का हिस्सा बना गया। ये डिसीजंस ने टाटा ग्रुप को एक लंबी और फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन बनाया जो लेगेसी को रिस्पेक्ट करती है, लेकिन आउटडेटेड सिस्टम को अपने ग्रोथ का ऑब्स्टिकल नहीं बनने देती। I would prefer to live with the knowledge I have of upholding the values that we have and that we've tried to uphold through these years, rather than say that I've grown at 3 times the rate. रतन टाटा सिर्फ एक नाम नहीं, एक लेगेसी है। एक लेगेसी जो हमें सिखाती है कि लीडरशिप का मतलब सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि फर्क बनाना होता है। उन्होंने हर क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी में बदला और एक ऐसी दुनिया बनाई जहां बिजनेस और ह्यूमैनिटी दोनों साथ चल सकें। आज टाटा ग्रुप ना सिर्फ इंडिया का बल्कि पूरी दुनिया का ट्रस्टेड ब्रांड है और इस सक्सेस के पीछे एक ही वजह थी, रतन टाटा का विजन और उनका फियरलेस लीडरशिप स्टाइल। उन्होंने हमें एक इनवैल्यूएबल लेसन दिया, रिस्क लेने से मत डरो, फेलियर को अपना दुश्मन नहीं दोस्त बनाओ और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी सक्सेस को सोसाइटी के साथ शेयर करो। उनका सफर खत्म हो गया है, पर उनकी कहानी हर एक लीडर के लिए इंस्पिरेशन बनकर जिंदा रहेगी। ये वीडियो भी एक छोटी सी कोशिश है उनके कंट्रीब्यूशन को याद करने और आपको उनसे कुछ सीख देने की। रतन टाटा जी के लिए एक हार्टफेल्ट ट्रिब्यूट का छोटा सा हिस्सेदार बनने के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ट्रिब्यूट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ बने रहिए ताकि हम आपके लिए और भी इंपैक्टफुल कहानियां ला सकें।